नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सूची जारी कर दी है। पहली और दूसरी सूची में सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। पहली सूची में 60 से ज्यादा महिला उम्मीदवार है। निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने भी पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने पहली सूची में 232 नामों पर मुहर लगाई है। 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को चुनाव होने हैं। एमसीडी चुनाव दिल्ली में 4 दिसंबर को होने वाले हैं। एमसीडी चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। वहीं एमसीडी में काबिज बीजेपी ने निगम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आपकी पहली सूची में 60 से ज्यादा महिला उम्मीदवारों के नाम हैं। आम आदमी पार्टी ने एक बयान में कहा है कि 90% टिकट जमीनी स्तर पर काम करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। वहीं बीजेपी ने भी पहली सूची में 232 उम्मीदवारों की घोषणा की है, क्योंकि एमसीडी चुनाव के लिए 14 नवंबर को उम्मीदवारों के नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में आज 13 नवंबर को बीजेपी भी अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। बता दें कि दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों पर 4 दिसंबर को मतदान होने हैं। वोटों की गिनती 7 दिसंबर को होगी और चुनाव परिणाम उसी दिन देर रात तक आ जाएंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से 250 वार्ड के लिए सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक पहली सूची जारी करके 232 नामों पर मुहर लगा दी है। संभावना ये है कि दूसरी सूची भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ जा सकती है, क्योंकि कल यानी कि 14 नवंबर के दिन नामांकन की आखिरी तारीख है। एमसीडी इलेक्शन की घोषणा पहले ही कर दी गई थी। 4 दिसंबर को यहां मतदान होंगे और 7 दिसंबर को परिणाम भी सामने आ जाएंगे कि आखिरकार दिल्ली में काबिज भारतीय जनता पार्टी इस बार भी सत्ता में वापसी कर पाती है या आम आदमी पार्टी, जो कि मुखर होकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरती है, सरकार बदलने में कामयाब हो पाती है। हेलो इंडिया में अब बात बिहार की। बिहार में भारत जोड़ो उप यात्रा की तैयारी में कांग्रेस है। बिहार में आज आएंगे दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश आज पटना आएंगे। उप यात्रा के प्रारूप के गठन को लेकर के यहाँ चर्चा करेंगे। 1200 किलोमीटर की उप यात्रा निकालेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के रास्ते मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रही है। जिन राज्यों से होकर यात्रा नहीं गुजर रही, वहां कांग्रेस कार्यकर्ता उप यात्राएं निकाल रहे हैं। बिहार कांग्रेस 1200 किलोमीटर की उप यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। इसके लिए भारत जोड़ो यात्रा आयोजन समिति के प्रमुख दिग्विजय सिंह और कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश आज पटना जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में दोनों दिग्गज नेताओं की जोरदार स्वागत की तैयारियां की गई है। जानकारी के मुताबिक यहां दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बिहार में भारत जोड़ो यात्रा के प्रारूप गठन को लेकर चर्चा करेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी की चेयरमैन राजेश राठौर ने कहा है कि इस दौरे को लेकर बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास शनिवार को ही पटना पहुंच जाएंगे। राठौर ने बताया कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भारत जोड़ो आंदोलन से जुड़े सभी जिला कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर समेत सभी सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष और संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ बिहार में यात्रा के संदर्भ को लेकर विचार विमर्श करेंगे। दरअसल कांग्रेस की 1200 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जा रही है, जो 50 दिनों का सफर तय कर बांका जिले से शुरू होकर गया पहुंचेगी। चलिए अब बात करते हैं गुजरात कांग्रेस की। गुजरात कांग्रेस के प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी गई है। चौथी सूची में 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। अब तक कुल 104 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। भावनगर की दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। द्वारका और भरूच से भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। इस तरीके से कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी सूची भी जारी कर दी है। शनिवार को जारी चौथी सूची में कुल 9 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। वहीं अभी 78 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करना बाकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपना घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें कांग्रेस ने 10 लाख नौकरियां, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली और बेरोजगारों को 3000 रुपए भत्ता देने का वादा किया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आई तो बिल्किस बानो मामले के दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने की छूट को भी रद्द कर देगी। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम फिर से सरदार पटेल स्टेडियम करने की भी बात कही है और इस तरीके से 104 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर कांग्रेस की तरफ से लगा दी गई है। 182 सीटेड विधानसभा के चुनाव गुजरात में 2 चरणों में होने हैं, जहां 1 और 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 को परिणाम आने हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची जारी की है।
वह 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एक्ट ईस्ट नीति का आधार है। भारत आसियान संबंध, उन्होंने ऐसा कहा है। सीनेट के अध्यक्ष से उपराष्ट्रपति ने मुलाकात भी की है। उनका कहना है कि आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। आसियान भारत मैत्री के 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान का समर्थन है। आसियान के केंद्रीय पक्ष का समर्थन भारत भी करता है। ये सभी बातें उपराष्ट्रपति ने कही हैं। 3 दिवसीय दौरे पर कंबोडिया पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उन्होंने सम्मेलन में कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य स्तंभ है भारत आसियान संबंध। शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सभ्यतागत, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में प्रगाढ़ संबंध सदियों से रहे हैं। प्राचीन काल से चले आ रहे ये संबंध आज के आधुनिक दौर में भी आपसी संबंधों के लिए ठोस बुनियाद मुहैया करा रहे हैं। 1992 में केंद्रीय साझेदारी से लेकर 2022 में व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में दोनों देशों के संबंध सदियों से चले आ रहे हैं। इसी परंपरा के बेस पर बने हैं। आसियान भारत मैत्री के 30 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इन 3 दशकों में संपर्क से लेकर जलवायु परिवर्तन तक, सुरक्षा, अंतरिक्ष, शिक्षा, पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी से लेकर व्यापार तक सहयोग के क्षेत्र में बहुपक्षीय और बहुआयामी वृद्धि हुई है। इससे बेहतर भविष्य की दिशा में दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता का पता चलता है। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत क्षेत्रीय, बहुपक्षीय, वैश्विक क्रम के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में आसियान को खासा महत्व देता है और भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा स्थिति में आसियान के केंद्रीय पक्ष का समर्थन भी करता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति, समृद्धि, स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत और आसियान का साझा दृष्टिकोण है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि भविष्य में अनिश्चित भौगोलिक, राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए परस्पर रणनीतिक विश्वास बनाने के साथ साथ भारत आसियान सहयोग को भी बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी भविष्य का रास्ता तय करेगी। हेलो इंडिया में अब बात फिर से एक बार बिहार की, जहां सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं। शनिवार को छात्रों को अब स्कूल बैग नहीं लाना होगा। आज से बैगलेस सेफ सैटरडे मनाया जाएगा। बच्चों में अन्य गतिविधियों में रुचि भी बढ़ाई जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूलों के नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किया गया है। सूबे के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब हफ्ते में केवल 5 दिन स्कूल बैग ले जाना होगा, क्योंकि राज्य सरकार बैगलेस सेफ सैटरडे योजना लेकर आई है, जो आज से लागू हो रही है। नीतीश सरकार का कहना है कि इस नियम से बच्चों में अन्य गतिविधियों में रुचि बढ़ाई जाएगी। राज्य में ये योजना देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर शुरू की गई है। सीएम नीतीश कुमार ने औपचारिक रूप से बैगलेस सेफ सैटरडे योजना का शुभारंभ कर दिया है। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार ने योजना को लेकर जारी दिशा निर्देशों की एक पुस्तिका का भी अनावरण किया है। उन्होंने एक बेस्ट प्लस ऐप भी लॉन्च किया है, जिसका इस्तेमाल शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे। इस ऐप से राज्य भर के 80,000 से ज्यादा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में गतिविधियों की वास्तविक निगरानी, ट्रैकिंग, शिक्षकों की उपस्थिति की जानकारी अधिकारी लेंगे। सीएम ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शिक्षा विभाग की अलग अलग योजनाओं के तहत डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में प्रोत्साहन राशि भी ट्रांसफर की है। बिहार के सरकारी स्कूलों में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं, जहां बैगलेस सेफ सैटरडे योजना लागू कर दी गई है। यानी कि बच्चों को आज से शनिवार के दिन से दरअसल बैग स्कूल में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और इस योजना को भी लागू कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। प्रतिमा का अनावरण हरियाणा के झज्जर में ऐतिहासिक कार्यक्रम में होगा। विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। सीएम मनोहर लाल खट्टर भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरियाणा में हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। हरियाणा के झज्जर जिले के कुलाना गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। प्रतिमा अनावरण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम मनोहर लाल और ओम प्रकाश धनखड़ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी हरियाणा प्रदेश मीडिया प्रमुख डॉक्टर संजय शर्मा ने बताया कि ये कार्यक्रम भव्य होगा और इसको लेकर खास तैयारियां की गई है। डॉक्टर संजय शर्मा ने कहा कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान की वीरता का गौरवशाली इतिहास है।
झज्जर के बादली विधानसभा क्षेत्र में ऐसे महान योद्धा की प्रतिमा का अनावरण पूरे हरियाणा के लिए गौरव की बात है। महाराजा पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि इस गरिमामय समारोह में झज्जर जिला के अलावा आसपास के जिलों की 36 बिरादरियों के लोग भी मौजूद रहेंगे। सभी लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। हेलो इंडिया में बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के खिताब के लिए, जहां आज पाक और इंग्लैंड में भिड़ंत होने वाली है। एमसीजी में दोपहर 1:30 बजे से ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड की दूसरी T20 खिताब पर नजरें हैं। बारिश को देखते हुए हालांकि रिजर्व डे भी रखा गया है। आईसीसी ने फाइनल मैच का प्लेइंग टाइम बढ़ाया है। मैच न होने पर ट्रॉफी शेयर करेंगे पाक और इंग्लैंड। T20 वर्ल्ड कप खिताब के लिए आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच भिड़ंत है। 2022 T20 वर्ल्ड कप का ये फाइनल मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड यानी एमसीजी में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान इंग्लैंड दोनों टीमें की नजरें मैच जीतकर अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने पर होंगी। पाकिस्तान इससे पहले 2009 में जबकि इंग्लैंड 2010 में T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। इस बार के T20 मैच को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड भी है, लेकिन बारिश फैंस का मजा किरकिरा कर सकती है। आपको बता दें कि इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है, जिसके मद्देनजर आईसीसी ने कुछ फैसले लिए हैं। आईसीसी ने बारिश को देखते हुए मैच के लिए रिजर्व डे रखा है। वहीं फाइनल मैच के प्लेइंग टाइम को भी बढ़ाया गया है। ऑस्ट्रेलियाई वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक मेलबर्न में आज 100% और रिजर्व डे यानी सोमवार को 95% बारिश की आशंका है। हवा की रफ्तार भी 35 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती है। ऐसे में आईसीसी ने शनिवार को नई प्लेइंग कंडीशन जारी की। आईसीसी ने रिजर्व डे के एडिशनल प्लेइंग टाइम को 2 से 4 घंटे किया है। वहीं अगर बारिश का अनुमान दोनों दिन सही साबित हुआ और फाइनल मैच रद्द किया गया तो इंग्लैंड पाकिस्तान को ट्रॉफी शेयर करनी होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान और इंग्लैंड ज्वाइंट विनर घोषित किए जाएंगे। और अब बात कश्मीर की, जहां कश्मीर में फिर से गैर कश्मीरियों पर हमला किया जा रहा है। अनंतनाग के राख मोमिन में आतंकी हमला किया गया है। आतंकियों ने 2 मजदूरों पर गोलियां चलाई हैं। अस्पताल में हालांकि दोनों मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के आतंकियों ने एक बार फिर कायरतापूर्ण हरकत की है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक बार फिर गैर कश्मीरियों पर आतंकी हमला हुआ है। अनंतनाग जिले के राख मोमिन इलाके में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर गोली चला दी है। हमले में दोनों मजदूर घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल मजदूरों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। हमलावर आतंकियों की तलाश में घेराबंदी कर दी गई है। आपको बता दें कि इससे पहले 3 नवंबर को अनंतनाग जिले के बोंदियाल गांव में आतंकियों ने एक नेपाली नागरिक समेत 2 गैर स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गोली मारकर घायल कर दिया था। इसमें से एक मजदूर बिहार और दूसरा नेपाल का रहने वाला था। जिस समय हमला हुआ उस समय दोनों मजदूर बोंदियाल गांव में एक निजी स्कूल में काम कर रहे थे। बड़ी खबर आपको बताते हैं राजस्थान से, जहां श्रीगंगानगर में लुटेरों के हौसले बुलंद है। लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की है। 3 नकाबपोश लुटेरों ने सेल्समैन से लूटपाट की है। सेल्समैन ने रुपयों से भरा बैग छीना गया है। लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पूरी वारदात को पुलिस ने भी देखा है और इलाके में नाकाबंदी भी कर दी है। राजस्थान में लुटेरे बेखौफ होकर सड़कों पर घूम रहे हैं। खुलेआम पुलिस की नाक के नीचे लूटपाट की वारदात को अंजाम भी दे रहे हैं। ऐसा एक मामला श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर में सामने आया है। यहाँ लुटेरों ने एक पेट्रोल पंप को निशाना बनाया। बाइक पर सवार होकर आए 3 नकाबपोश लुटेरों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन के साथ मारपीट की। रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पेट्रोल पंप कर्मियों ने बताया कि बैग में 40 से 50 हजार रुपए थे। लूटपाट की पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी जयदेव सिहाग पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लुटेरे वारदात को अंजाम देकर पुलिस की पहुंच से दूर जा चुके थे। पुलिस ने फिलहाल लुटेरों की धरपकड़ के लिए इलाके में नाकाबंदी कर दी है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां लुटेरे वारदात को अंजाम देकर के फरार होते हुए भी नजर आ रहे हैं।
वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले में करीब 30 साल बाद जेल से रिहा होकर बाहर आई नलिनी श्रीहरन आज चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। उनके साथ उनका केस लड़ रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी मौजूद रहेंगे। जेल से निकलने के बाद नलिनी श्रीहरन ने कहा वो तमिलनाडु के लोगों की शुक्रगुजार है जिन्होंने करीब 30 साल तक उनका साथ दिया। वो राज्य और केंद्र सरकार दोनों को धन्यवाद देती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नलिनी श्रीहरन, उनके पति और 3 अन्य दोषियों को शनिवार शाम तमिलनाडु की जेलों से रिहा कर दिया गया। वेल्लोर में महिलाओं की विशेष जेल से रिहा होने के तुरंत बाद नलिनी वेल्लोर सेंट्रल जेल गई, जहां उनके पति वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन को रिहाई मिली। मुरुगन और दोनों श्रीलंकाई नागरिकों को रिहाई के बाद राज्य के तिरुचिरापल्ली में विशेष शरणार्थी शिविर में पुलिस वाहन में ले जाया गया। हेलो इंडिया में बात कर लेते हैं ट्विटर की। सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। सीएम योगी के पर्सनल ऑफिस ट्विटर हैंडल ने 80 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। आपको बता दें कि पीएमओ के बाद ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाला ऑफिस अकाउंट अब सीएम योगी का बन गया है। ट्विटर पर सीएम के दूसरे पर्सनल अकाउंट को करीब 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। गौरतलब है कि ट्विटर के अलावा भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सीएम योगी काफी एक्टिव रहते हैं। खबर यूपी के बलिया से है, जहां समाजवादी पार्टी के नेता रामगोविंद चौधरी ने डिंपल यादव के चुनाव प्रचार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में शिवपाल यादव जरूर आएंगे। मुलायम सिंह जी के नहीं रहने पर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों की सहानुभूति बढ़ रही है और ऐसे में अब ये बयान आया है कि यहाँ पर डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए खुद उनके भाई शिवपाल यादव भी पहुंचेंगे। चर्चा हो रही है कि एक तरफ सपा से प्रत्याशी रहेंगे डिंपल यादव, बीजेपी से चर्चा हो रही है कि अर्पणा यादव को प्रत्याशी बनाया जाए। लेकिन डिंपल और अर्पणा जब दोनों एक ही परिवार यानी मुलायम से उनकी ही बहू है, फिर स्थिति क्या होगी? वोट आप किसके पक्ष में मांगेंगे? भारतीय जनता पार्टी घर फोड़वा है, पार्टी फोड़वा है, घर तोड़क है, पार्टी तोड़क है, समाज तोड़क है, घर के लोगों का घर तोड़क है। उसको केवल तोड़ने में विश्वास है। समाजवादी पार्टी को जोड़ने में विश्वास है। हर जाति वर्ग धर्म को एक साथ जोड़िए, एक साथ समाज रहे, राजनीति दुरुस्त हो, राजनीति के जो मनसा है, जो उसके कर्तव्य है, उसके अनुसार काम हो। हमको लगता है कि ऐसा परिवार में नहीं होगा, नहीं होना भी चाहिए। डिंपल यादव परिवार से अकेले लड़े। तो शिवपाल यादव भी मतलब चाहते थे कि टिकट मिल जाए और न मिलने पर कैसे? नहीं, वो कहा चाहते थे, कई बार चर्चा मीडिया में। वही तो कहे लो कि चर्चाएं आप ही लोग चलाते हैं ना। शिवपाल तो कभी कही नहीं की। तो क्या डिंपल यादव का शिवपाल यादव प्रचार करेंगे? जरूर करेंगे, वो तो खुद कहे हैं कि करेंगे। आप ही लोग दिखाए हैं कि वो कहे हैं कि हम जसवंत नगर से जिताएंगे, भी एक चैनल दिखा रहा था, और आवश्यकता पड़ेगी तो मीटिंग भी करेंगे। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने शिवपाल सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में भूमिका पर तंज कसते हुए कहा है कि उनकी हालत न घर की न घाट की वाली है। एसपी में जब मन होता है उनको लेते हैं, जब मन होता है उन्हें भगा देते हैं। अब लोग थे तो रीतियां थी, नीतियां थी, वो दौर वो इतिहास के पन्ने की बातें हो गई। अब ये अखिलेश जी की पार्टी है, जिस पार्टी ने जिस पार्टी का कार्यशैली, जिस पार्टी के कारनामे, जिस पार्टी की डिलीवरी 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी है और खास रूप से मैनपुरी ने झेली है। जो इनके ही वर्ग के लोगों के खिलाफ जिस प्रकार से दबंगों ने, इनके जो कार्यकर्ता मजबूत कार्यकर्ता थे, जो दबंग थे, इन्हीं के बिरादरी के कमजोर दबे कुचले शोषित जो लोग थे वो भी उत्पीड़ित रहे। मैनपुरी ने झेला है, जमीनों पर कब्जे हुए, लूट पिटाई हुई है, बड़े बड़े अपराधों के अपराध पंजीकृत नहीं हुए हैं।
तो वो उसका जवाब निश्चित रूप से आने वाले समय में मैनपुरी की जनता देने वाली है। मंत्री जी, प्रेम सिंह साठ का नाम भी चल रहा है, क्या संभावना है? मैंने कहा ना, कार्यकर्ता रहेगा, हमारा कार्यकर्ता ही आएगा, कोई अच्छा कार्यकर्ता आएगा, लोकप्रिय कार्यकर्ता आएगा। मंत्री आप बड़े माहिर हैं तारकत छोड़ने में, इस बार कौन सी ताकत छोड़ेंगे चुनाव जीतने के लिए? चुनाव जीतेगा, अब देखते जाइए, यहीं रहेंगे, आपके बीच में लोग रहेंगे, चुनाव जीतेगा। जनता के, ये कह रहा हूं अपनी दम पे नहीं, जनता के भाव के अनुसार, जनता के मनोयोग से, जनता के रुझान से और जनता की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से ही हम लोग चुनाव जीतने का काम एक करेंगे। सवाल ये चर्चा है, अब टच में आज नहीं आपके कहीं कौन? शिवपाल सिंह। पार्टी शिवपाल सिंह जी। देखिए, विचारों उनको तो विचारा कर दिया इनने। निश्चित रूप से सहानुभूति अगर जनता की मिलनी चाहिए तो आदरणीय शिवपाल सिंह जी को मिलनी चाहिए। उन बेचारे को तो कह देते ना, घर का ना घाट का, छोड़ा ही नहीं बेचारे को, बुला लेते, भगा देते, बुला देते। अब वो बेचारे इतने भले हैं कि भतीजे की ओर देख रहे हैं, परिवार की ओर देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने लतिया के, इन्होंने उनको ठुकरा के, उनकी सब ऐसी तैसी कर दी है। तो मुझे लगता है कि अगर सपा के वास्तविक कार्यकर्ताओं की अगर कहीं आत्मीय भाव और एक लगाव, और जो आप बात कर रहे हैं कि स्वाभाविक जुड़ाव, ये शिवपाल सिंह जी के साथ होना चाहिए स्वाभाविक रूप से। नहीं, एक चर्चा ये भी आ रही है, अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने गोरखपुर में शिवपाल जी ने बयान दिया था कि अभी हमको निर्णय लेंगे, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हो सकता है भाजपा उनको अवैधान दे रहे शिवपाल जी को, ऐसा हो सकता है? अब ये तो शिवपाल सिंह जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, संपर्क करना चाहिए आपको फोनों पे, मतलब मिलना भी चाहिए। अब ये तो बहुत ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ है ये हम कह सकते हैं। अच्छा मंत्री, आज शाम तक, मंत्री जी आज शाम तक क्लियर हो जाएगा प्रत्याशी? नहीं, अभी लोग थे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहे न्यूज़ इंडिया।